नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। 5 साल पहले 75 सीटें और इस बार सीधे 25 सीटों पर सीमित हो जाना, ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि जनता के मूड, व्यवस्था के प्रभाव और भविष्य की राजनीति की दिशा को समझने का सबसे बड़ा संकेत है। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को सरल भाषा में तथ्यों के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की असल हालत की। बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। करीब 60% आबादी युवा है। लेकिन इसी राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। परीक्षाओं में पेपर लीक आम हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था लगातार विवादों में रहती है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कई कस्बों में बदहाल है। यही कारण है कि आज भी बिहार से लोग 3 वजहों से बाहर जाते हैं: पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए। और ये स्थिति तब भी नहीं बदली जबकि बिहार में 2 दशक तक एक ही नेतृत्व रहा और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार चलती रही। अब सवाल है कि लोगों की उम्मीदें टूटी कैसे? 2020 के चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा उफान पर था। युवाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि अगर सरकार बदलेगी तो 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। कई जगहों पर तो फर्क 1000 वोट से भी कम रहा। फिर 2022 में जब सत्ता की भूमिका बदली, तब पहली बार शिक्षा विभाग उस दल के पास आया जिसने दावा किया कि उसने अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 35 लाख पदों पर प्रक्रिया चलाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन जैसे ही राजनीतिक गठबंधन टूटा, दोबारा पेपर लीक सामने आ गया और युवा वही खड़ा रह गया जहां 5 साल पहले था। अब बात करते हैं इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और विवादित कड़ी की: सीटें कम क्यों हुई? चुनाव से कुछ दिन पहले वो फैसले लिए गए जिन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया। पेंशन बढ़ाई गई, नए फायदे लागू किए गए, करोड़ों की योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजा गया और वोटिंग के दिन तक कई खातों में राशि पहुंचती रही। विपक्ष का कहना है कि ये जनता की मदद नहीं बल्कि चुनावी प्रबंधन था। ये बात सही है या गलत, इसका फैसला जनता ही करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इससे वातावरण पर बड़ा असर पड़ा। सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है पोस्टल बैलेट के आंकड़ों से। पोस्टल बैलेट ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, सैनिकों और पढ़े लिखे लोगों का वोट होता है। आंकड़े बताते हैं कि 243 सीटों में से लगभग 143 सीटों पर बदलाव की तरफ वोट अधिक था, जबकि सिर्फ 94 सीटों पर सरकार के पक्ष में वोट दिखा, यानी पढ़ा लिखा वर्ग बदलाव चाहता था। लेकिन जब ईवीएम की गिनती हुई तो पूरी तस्वीर बदल गई। एक तरफ पोस्टल बैलेट बदलाव की ओर इशारा कर रहा था, दूसरी तरफ ईवीएम बिल्कुल उल्टा परिणाम दे रहे थे। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सवाल उठने शुरू हुए। अब यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो सीधे ईवीएम पर उंगली उठाए, लेकिन कई प्रक्रियाओं पर सवाल जरूर उठते हैं। जैसे, चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिनों तक रखने का नियम क्यों बदला? शिकायतें आने के बावजूद कोई पारदर्शी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनाव की घोषणा ठीक उस समय क्यों की गई जब करोड़ों रुपए की योजनाएं लोगों के खातों में जा चुकी थी? और सबसे बड़ी बात, कई सीटों पर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के नतीजों का फर्क इतना ज्यादा क्यों था? ये सवाल सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि लोकतंत्र के हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जनता नहीं हारी, लोकतंत्र हारा है और जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि मशीनरी की हुई है। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत, इस पर बहस आने वाले कई महीनों तक चलती रहेगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, बिहार के मुद्दे वही हैं जो हमेशा से रहे हैं: पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। जनता इन मुद्दों से सीधा जुड़ी है और आने वाले 5 साल ये तय करेंगे कि बिहार किस द। अब सवाल है कि लोगों की उम्मीदें टूटी कैसे? 2020 के चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा उफान पर था। युवाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि अगर सरकार बदलेगी तो 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। कई जगहों पर तो फर्क 1000 वोट से भी कम रहा। फिर 2022 में जब सत्ता की भूमिका बदली,
तब पहली बार शिक्षा विभाग उस दल के पास आया जिसने दावा किया कि उसने अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी, 35 लाख पदों पर प्रक्रिया चलाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन जैसे ही राजनीतिक गठबंधन टूटा, दोबारा पेपर लीक सामने आ गया और युवा वही खड़ा रह गया जहां 5 साल पहले था।